नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केएस एजुकेशन पार्ट पर आप लोग के फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। आज का ही दिन एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 8 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है। तो देरी किस बात की, मैंने लेकर आया हूँ 5 वैसे प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में 100% सिलेक्शन दिला सकता है। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब फटाफट नंबर लूट लेना है और वीडियो को मेरे साथियों एग्ज़ाम के पहले आपको जल्द से जल्द इसे रट लेना है, याद कर लेना है जैसे भी हो। और दोस्तों के साथ जो है गिरते पजरते इसे याद करना, दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज का विषय मैं लेकर आया हूँ इतिहास। इसके पिछला वीडियो जो हम लेकर आए थे सामाजिक लेकर आए थे, वो जो है आपको जो है सामाजिक विज्ञान के लिए लेकर आए थे। टोटल उसमें सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए थे 80। अगर वो नहीं देखे तो इसका उसका वीडियो जो है नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाता है नंबर। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, चलते हैं फटाफट, क्योंकि एग्जाम आज है, आपको याद करना है, रट लेना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो चलते पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके स्क्रीन की ओर लेकर। तो देखिए पहला प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता प्रश्न है, ये हम गारंटी देते हैं कि ये आपको आएगा ही आएगा। तो इसे रट लेना है, इसे याद कर लेना है, ऐसे जैसे भी याद करिए लेकिन करना है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर अच्छा नंबर लाना है सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न हम लेकर आए हैं 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी कारण, मेन कारण जो कारण था उसका मेन कारण क्या है, हम आपको कहानी की तरह बताएंगे और कैसे याद करना है वो भी हम आपको बताएंगे। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। उत्तर दिया है कि जुलाई 1830 ईस्वी, क्या जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में फ्रांस का गठन हुआ था। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि दोस्तों एग्जाम में पूछ देता है आपको कि लुई जो है फिलिप के नेतृत्व में जो है फ्रांस का गठन हुआ था, यानी कि फ्रांस का गठन कब हुआ था, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था, तो लुई फिलिप के नेतृत्व में हुआ था। और जिसमें लोगों को काफ़ी आशा थी, किंतु लुई फिलिप महत्वाकांक्षी था, जो गीजो का अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जो कट्टर प्रतिवादी था उसे जो है देश में बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गए थे, किंतु सरकार उसकी स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं था। तो मेरे साथियों बहुत सी इसे याद करना है, बहुत अच्छा से याद करना है, इसे रटना नहीं है, बस आपको दिमाग में हटा लेना है कि कैसे क्या लिखना है। जो एक बताते हैं आपको एग्जाम देने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो को जो कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि वीडियो का प्रश्न जो दिए हैं वो 100% आपका आएगा ही आएगा। अब बाकी आगे है दिया गया है कि किंतु सरकार उसकी स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं था। फलतः 22 फरवरी 1848 ईस्वी में थियर्स के नेतृत्व में सरकार का काफ़ी विरोध हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो थियर्स के रूप में जो है 1848 ईस्वी में आपको सरकार के उस समय बहुत ही विरोध किया गया था, जिसमें लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ गया था। क्या कहता था, तो लुई फिलिप उस समय चाहे गद्दी छोड़ दिया था। किस लिए छोड़ा था, तो आप लोग जानते होंगे बहुत ही इन्हें जो है नुकसान किया था देशों के, और देश के साथ गद्दारी किया था, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा था। और उससे लोग जो है अपना लोग जो है उसमें जो विरोध करना शुरू कर दिया था, इसीलिए लुई फिलिप जो गद्दी छोड़ना छोड़ दिया। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था। कब बना था, कौन बना था, तब उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि लुई फिलिप के बाद किसने शासक बना था फ्रांस का, तो लुई जो है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था। और फ्रांस के इतिहास में इसे क्रांति को फरवरी की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि फरवरी क्रांति किसे कहते हैं, तो यही आपको लिख देना है। आगे प्रश्न देखिए लिख रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका थी। ये भी प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में पूछ देता है, तो मैं लिख रहा हूँ वैसे प्रश्न जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और हमें उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो एग्जाम में आप जाकर बस कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आइएगा, बाहर निकलिएगा, यही सोचिएगा कि खास हम वीडियो देख लेते हैं। चलिए उत्तर में देखिए गया है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो इसमें देखना है कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राज संघ का गठन किया था, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद का भावना का उदय हुआ। किंतु
दक्षिणी जर्मन प्रांत के लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नीति में जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया था। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या हुआ, भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रह गया था। चल आगे प्रश्न दिया गया है कि उपनिषेधवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ने उपनिवेश को जन्म दिया था, वो कैसे दिया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उपनिषेधवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकीकरण ने उपनिवेश को जन्म दिया था, वो कैसे दिया था? तो देखना है, उत्तर में दिया गया है, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर राष्ट्र पर अधिकार कर उसका शोषण करता है। और कोई देश जैसे हम ले लेते हैं, आपको भारत हो गया या बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश बहुत छोटा है, भारत बहुत बड़ा है। अगर बांग्लादेश पर भारत अत्याचार करता है और भारत उस पर मारना पीट करना शुरू कर देता है, तो क्या कहते हैं, उसे शोषण करते हैं। जब कोई देश शक्तिशाली देश रहता है, वो कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, शोषण करते हैं। उसे हम उपनिवेशवाद भी कहते हैं। फिर आगे दिया, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तु को उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे खपत के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इन्हीं आवश्यकताओं के उपनिवेशवाद का जन्म हुआ था। यानी कि कोई अपने देश में कुछ उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, कुछ उपजाते हैं और बाजार में उसे खपत करते हैं, यानी कि बाजार में उसे बेच देते हैं और उसे क्या कहते हैं, बाजार ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद के रूप में जाने जाते हैं। आगे है 4 नंबर में कि भाषा की नीति क्या है? बहुत ज़्यादा VVI है, आपके लिए बार बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा VVI रट लो मेरे प्यारे साथियों, रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको रटेगा नहीं तो एग्जाम में आप फेल हो जाएगा। बात करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो पिछला एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न एग्जाम कैंसिल हुआ था। इसलिए कैंसिल हुआ था कि प्रश्न अब आउट हुआ था। लेकिन आप तो के बार को प्रश्न आउट होने की संभावना तो 100% नहीं है। इसलिए आपको जो मन में आएगा वही लिखिएगा। तो आप याद कीजिएगा तो वो जरूर लिखिएगा, नहीं याद कीजिएगा नहीं लिखिएगा, एग्जाम में नहीं लिखिएगा फेल हो जाएगा, लिखिएगा तब पास हो जाएगा। तो अच्छा नंबर लाने के लिए मेरे वीडियो से बन रहना है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो भाषा नीति क्या है? तो भाषा नीति के बारे में चलते हैं कि भाषा के चलते देश में किसी प्रकार के अड़चन या गलवान होना देना भाषा नीति कहलाता है। अगर भाषा के चलते हमारे देश में अड़चन होता है या कुछ गाली गलौज होता है तो उसे क्या कहते हैं, भाषा देन नीति कहते हैं। फिर इसमें चलते हैं कि भाषा में लगभग 114 भाषाएं बोली जाती है। यानी कि भारत में लगभग हमारे भारत में लगभग 114 भाषा बोली जाती है। अक्सर एग्जाम में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में लगभग कितना भाषाएं बोली जाती है, तो 114 बोली जाती है। जो कि हमारे राष्ट्रभाषा क्या है? तो हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी काम कागज की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग के विरुद्ध के बावजूद गैर हिंदी भाषा प्रदेशों को मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग किया था। यानी कि हमें संविधान में कोई भी सरकारी कागज पर हिंदी लिखना अनिवार्य कर दिया था, जो कि इसका विरोध कर दिया। उसके बाद अंग्रेजी भी उसने मांग करने लगा और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाने लगा। फिर आगे दिया है तमिलनाडु इसमें क्या कि तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ था। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को मान्यता देकर सुलझाया। यानी कि तमिलनाडु में उस समय क्या हुआ था, तमिलनाडु में जिसमें भाषा में लिखा था, जिसमें तमिलनाडु ने विरोध करना शुरू किया। वो तमिलनाडु बोला कि इंग्लिश में इसमें भी होना चाहिए। इसलिए दोनों को हिंदी और इंग्लिश को सरकारी काम कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया और उसे मान्यता भारत सरकार ने दे दिया। तो आज का लास्ट प्रश्न हम लिख रहे हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन करें। ये 100% आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, हम आपको वादा करते हैं। ये 4 या 5 नंबर आपको देगा, इसलिए हम कहते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, भगाइएगा नहीं। तो देखिएगा क्या बात कर रहे थे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखेंगे मेजनी के बारे में कि मेजनी एक योग्य सेनापति था। और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मेजनी एक क्या था, तो योग्य सेनापति था जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था, तो 1831 में हुआ था। और इस
हुआ था और इटली में एकीकरण के लिए जनवादी आंदोलन में उभरा, किंतु ऑस्ट्रिया ने इसे कुचल दिया। किंतु इस आंदोलन ने इटली के एकीकरण का मांग प्रस्तुत किया। और आगे देखेंगे काबूर के बारे में दिया गया है कि दिया गया काबूर में कि काबूर एक कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था, जिसे वेक्टर एनेमुल ने इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काबूर यह जानता था कि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का प्रमुख वादक है, अतः उसने क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के साथ दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया पूरी तरह पराजित हो गया था और उसने इटली के एकीकरण के यूरोप की समस्या बनाने में सफल हो गया था। आगे देखना है गैरीबाल्डी के बारे में कि गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था, जो देश से एक नाविक था। क्या था गैरीबाल्डी? एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपको कि गैरीबाल्डी क्या थे पेशे से, तो गैरीबाल्डी पेशे थे नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। और आगे दिया गया इसमें जिसने सिसिली और नेपल्स को जीतकर वेक्टर एनेमुल को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप 1871 ईस्वी में इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था। तो हमें उम्मीद होगा आज का लास्ट 5 प्रश्न लेकर आए हैं। हमें उम्मीद होगा कि वीडियो आपको प्रश्न याद हो गया होगा। आपको याद नहीं हो रहा होगा तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, रट लीजिए, क्योंकि हम 100% जो आपको सिलेक्शन के बाद डलवाते हैं। और ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको प्रश्न आना है, मैं हम 100% देते हैं, आपको विश्वास दिलवाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके अगल बगल में भाई एवं बहनों 10th क्लास आज का एग्जाम दे रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जल्द से जल्द इसे रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले इसे रटना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आज भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पाना चाहते हैं सोशल साइंस का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर लेकर आएंगे। आज अभी तुरंत हम आधा घंटा के अंदर उसको अपलोड करेंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मैं बताती हूँ अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नया जो वीडियो अपलोड करे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।